के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, प्रस्तावना क्या रहेगी। अगर आपसे नाटक के बारे में पूछते हैं तो सूर और तुलसी का भक्ति काल में जो स्थान है वही स्थान आधुनिक साहित्य में जयशंकर प्रसाद का है। प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को व्यापक दृष्टिकोण और नवीन विषय प्रदान किया। प्रसाद जी ने द्विवेदी युगीन काव्यादर्श के विरुद्ध विद्रोह कर नवीन काव्य धारा और गद्य विधाओं का लेखन प्रारंभ किया। समकालीन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसाद ने प्राचीन भारतीय इतिहास का आश्रय लिया। जयशंकर प्रसाद की गणना आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। प्रसाद मूलतः कवि हैं, परंतु उन्होंने साहित्य की प्रत्येक विधा की रचना की है। कवि के पश्चात उनका नाटककार स्वरूप सर्वाधिक चर्चित रहा। भारतीय साहित्य के इतिहास में नाटक को पूर्ण साहित्य की गरिमा दी गई है। कहानी, कविता नाटक में स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाटक की विस्तृत व्याख्या की गई है। इस इकाई में हम आपको नाटक के स्वरूप, हिंदी नाटक के इतिहास की विस्तृत जानकारी देंगे। तो देखिए, जो है इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इसको पढ़ने के पश्चात हम क्या क्या सीख जाएंगे। नाटक के एक तो स्वरूप को पहचान जाएंगे हम, नाटक के सर्वमान्य तत्वों को जान जाएंगे हम, हिंदी नाटक के उद्भव को जान जाएंगे, हिंदी नाट्य साहित्य के विभिन्न चरणों का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो नाटक का स्वरूप, संस्कृत के आचार्यों ने नाटक के स्वरूप पर विस्तार से विचार किया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कहा गया है, जिसमें स्वभाव से ही लोक का सुख दुख समन्वित होता है तथा अंगों आदि के द्वारा अभिनय किया जाता है, उसी को नाटक कहते हैं। अभिनव गुप्त ने लिखा है, नाटक वह दृश्य काव्य है जो प्रत्यक्ष कल्पना एवं अध्यवसाय का विषय बन सत्य एवं असत्य से समन्वित विलक्षण रूप धारण करके सर्वसाधारण को आनंदोपलब्धि प्रदान करता है। महिम भट्ट के अनुसार अनुभाव विभावादि के वर्णन से जब रसानुभूति होती है तो उसे काव्य कहते हैं, और जब काव्य को गीतादि से रंजित एवं अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह नाटक का स्वरूप धारण कर लेता है। रामचंद्र गुणचंद्र के अनुसार जो प्रसिद्ध आदि पौराणिक एवं ऐतिहासिक रामचरित पर आधारित हो, जो धर्म कर्म काम एवं अर्थ का फलदाता हो, और जो अंक आए 5 अर्थ प्रकृति दशा पंचावस्था में समन्वित हो, उसे नाटक कहा जाता है। भारतीय आचार्य रस निष्पत्ति को उद्देश्य मानते हुए ही नाटक का स्वरूप निर्धारित करते हैं, जबकि पाश्चात्य आचार्यों ने कार्य को महत्व देते हुए संघर्ष, संकलन त्रय, दुखांत सुखांत आदि लक्षणों को प्रमुखता दी है। नाटक के तत्व, संस्कृत नाट्य शास्त्र में नाटक के 3 मूल तत्व माने हैं, वस्तु, नेता और रस, और इन्हीं तीनों का विस्तृत निरूपण किया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाटक के 6 तत्व माने गए हैं। आज यही 6 तत्व हिंदी नाट्य कला के प्रमुख तत्वों के रूप में ग्रहण किए गए हैं। कथा, वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, वस्तु अथवा कथा वस्तु। नाटक की मूल कथा को ही वस्तु, कथानक या कथा वस्तु आदि नामों से पुकारा जाता है। कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक अर्थात मुख्य, प्रासंगिक अथवा प्रसंग वशाई हुई गौड़ कथाएं। यह मुख्य कथा के विकास और सौंदर्य वर्धन में सहायक होती है। आधार के भेद से कथा वस्तु 3 प्रकार की होती है, प्रख्यात, जिसका आधार इतिहास पुराण या जनश्रुति होता है। उत्पाद्य, जो नाटककार की अपनी कल्पना होती है। मिश्रित, जिसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण होता है। नाटक को कथा वस्तु में कार्य व्यापार की दृष्टि से 5 अवस्थाएं मानी गई हैं, आरंभ, विकास, चरम सीमा, उतार, अंत या समाप्ति। भारतीय प्राचीन आचार्यों का वर्गीकरण भी इसी प्रकार का है, केवल नाम का भेद है जो इसी क्रम में इस प्रकार है: आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फल। कथानक की 5 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। पाश्चात्य नाटक में संघर्ष को महत्व प्राप्त है, जबकि भारतीय नाटक में नेता और उसके आदर्श को। भारतीय नाटकों में भी संघर्ष देखा जा सकता है, किंतु उसकी स्थिति सीधी और स्पष्ट होती है। पात्र और चरित्र चित्रण, संपूर्ण नाटक पात्र और उसकी गतिविधियों पर ही आधारित होता है। पात्र ही कथानक को आगे बढ़ाता हुआ अंत की ओर ले जाता है, वही कथा का संवाहक भी होता है। पाश्चात्य नाट्य कला में भारतीय नाट्य कला की भांति को नायक का कोई सुनिश्चित स्वरूप नहीं है, वह साधारण और असाधारण किसी भी स्थिति का हो सकता है। आधुनिक नाटकों में पात्रों का चरित्र चित्रण आदर्श से हटकर यथार्थवादी पद्धति पर किया जा रहा है। पात्रों को व्यक्ति पात्र, प्रतिनिधि पात्र, इन 2 भेदों में व्यक्त किया जा सकता है। नाटक के नायकों के 4 प्रकार माने हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत और धीरोदात्त। नाटकों में भी चरित्र चित्रण उपन्यास की ही भांति होता है, परंतु उपन्यासकार की भांति नाटक का विश्लेषणात्मक या प्रत्यक्ष रूप से चरित्र चित्रण नहीं कर सकते।
उसे परोक्ष या अभिनयात्मक ढंग से काम लेना पड़ता है। कथा, वस्तु, घटना और कथोपकथनों के द्वारा नाटकीय पात्रों के चरित्र का उद्घाटन होता है। कथोपकथन नाटक संवादों के माध्यम से ही लिखे जाते हैं। पात्र का चरित्र चित्रण, कथा का विकास, रोचकता और वातावरण सृजन सभी संवादों से ही होता है। संवाद अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक का अधिक प्राण तत्व होता है। संवाद की प्रसंग परिस्थिति, पात्रानुरूपता उसका मूल तत्व है। संवाद जिसके सार्थक, संक्षिप्त, वक्र और अंतःशक्ति संपन्न होते हैं, नाटक उतना ही सफल होता है। नाटक में संवादों की भाषा सरल, सहज, सरस और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। देश, काल, वातावरण, संकलन त्रय नाटक में देशकाल का निर्वाह आवश्यक है। युगीन संदर्भों को रूपायित करने के लिए नाटक में देशकाल के अनुरूप ही पात्र की वेशभूषा, परिस्थितियों, आचार विचार आदि होने चाहिए। इसके सफल निर्वाह से पात्र सजीव प्रतीत होते हैं। कथा युग के अनुरूप ही समाज, राजनीति और परिस्थितियों का अंकन भी होना चाहिए। सफल नाटककार दृश्य विधान, मंच व्यवस्था, वेशभूषा और अभिनय आदि के द्वारा सजीव वातावरण की सृष्टि कर लेता है। प्राचीन ग्रीक आचार्यों ने देश तथा काल की समस्या पर विचार कर संकलन त्रय का विधान किया है। इसके अनुसार स्थल, कार्य तथा कला की एकता पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। उनका मत है कि किसी नाटक में घटी घटना किसी एक ही कृत्य से, एक ही स्थान से संबंधित हो और एक ही दिन घटी हो। ऐसा करने से देश, काल और वातावरण का सुसंगत चित्रण करने में कोई बाधा नहीं आती। भाषा शैली नाटक एक दृश्य काव्य है। दर्शक संवादों के द्वारा ही कथ्य को ग्रहण करते हैं। अभिनय उसे हृदय में उतार देता है। अतः भाषा सरल, सहज, स्पष्ट, सजीव होने पर ही दर्शक और श्रोता को रसानुभूति कराने में समर्थ होती है। इसलिए नाटक में शब्दों, वाक्यों और भाषा का ऐसा प्रयोग होना चाहिए जो सहज ग्राह्य हो। नाटक के लिए भाषा शैली की सरसता अनिवार्य है। भाषा शैली विषयानुकूल, प्रसाद, ओज और माधुर्य युक्त होनी चाहिए, साथ ही प्रभावपूर्ण भी होनी चाहिए। उद्देश्य नाट्य शास्त्र में पुरुषार्थ, चतुष्ट, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को नाटक का उद्देश्य माना जाता है। इसी के साथ रसानुभूति को भी नाटक का प्रयोजन माना गया है। आज के नाटक जीवन का चित्रण करते हैं, अतः जीवन की समस्याओं की प्रस्तुति और उसकी व्याख्या तथा समाधान नाटकों का उद्देश्य है। नाटककार इस उद्देश्य की सिद्धि पात्रों के संवाद, उनके कार्यकलाप और नाना घटनाओं द्वारा करता है। नाटक में नाटककार जीवन की व्याख्या परोक्ष रूप से व्यंजित करता है। जितना ही उद्देश्य महान होगा उतना ही रचना श्रेष्ठ होगी। जो लेखक जितनी अधिक उदात्त मानवीय संवेदना के रूप में अपना जीवन उद्देश्य प्रकट करता है, वह उतना ही महान कलाकार बनता है। अभिनेता एवं रंगमंच भारतीय आचार्यों के अनुसार अभिनय नाटक का प्रमुख अंग है। यह नाटक की अभिव्यक्ति का प्रधान साधन है। भरत मुनि ने नाटक के 4 प्रकार माने हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। नाटक की सार्थकता उसके अभिनीत होने में ही है। यद्यपि कुछ नाटक केवल पढ़ने के लिए ही होते हैं, जैसे अधिकांश प्रसाद जी के नाटक। प्राचीन काल में संस्कृत नाटकों का अभिनय होता था, इसलिए रंगमंच की सुचारू व्यवस्था थी। रंगमंच की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि की सीमाएं निश्चित थी। परंतु प्राचीन हिंदी नाटकों का अभाव होने से रंगमंच का कोई विकास नहीं हो पाया। आधुनिक काल में आकर जब नाटकों की रचना प्रारंभ हुई तो रंगमंच अत्यंत निम्न कोटि का और अव्यवस्थित हो गया था। भारतेंदु जी ने उसमें कुछ सुधार किए। उसी समय से हिंदी में रंगमंच का अस्तित्व प्रारंभ होता है। अतः अभिनय या रंगमंच नाटक का अनिवार्य तत्व है। नाटक की सफलता की महत्वपूर्ण कसौटी है। रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत होने पर ही नाटक की सार्थकता सिद्ध होती है। अतः नाटक अभिनय के योग्य होना चाहिए। 실보편